एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के बारे में। जी हाँ, लेखपाल भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी हो चुकी हैं, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। क्या क्या उसमें क्वालिफिकेशन रखी गई हैं, क्या क्या कितनी वैकेंसी हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसी निर्धारित है, पूरी डिटेल आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी विज्ञापन संख्या क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर ही यहाँ पर विज्ञापन संख्या दी गई है। विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022। तो यहाँ पर ये इसकी विज्ञापन संख्या है और उसकी क्या क्या तिथियां हैं, तो तिथियां के बारे में एक बार जानते हैं। पहली तिथि यहाँ पर हम देखते हैं कि कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन 7/1/2022 से शुरू होने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर तिथि देख रहे हैं। 7/1/2022 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। और उसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 28/1/2022। 28/1/2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन यानी कि आप फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन में कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसको संशोधन करने के लिए जो उसकी तिथि है वो 4/2/2022 आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 तिथियाँ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। ऑनलाइन आवेदन 7/1/2022 से शुरू होगा, अंतिम तिथि 28/1/2022 रहेगी और अगर कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन करने की जो तिथि है वो 4/2/2022 रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विज्ञापन है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 हेतु आवेदन की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी पैट का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2021 में, केवल वे ही इसके लिए पात्र हैं। अगर आपने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लेखपाल की भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल साफ दिया गया है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो पैट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि आपने पैट का एग्ज़ाम 2021 में दिया हो और तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो आप हम नीचे चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो मेन सूचनाएं होती हैं, किस साइट पर जाकर आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए जो साइट दी गई है वो दी है UP/SSC.gov.in के माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। और डेट के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि 7/1/2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और जो साइट है इसी पर जाकर आप साइट पर करेंगे। लेकिन उसके करने के लिए क्या तरीका रहेगा इसका, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन। अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो है रजिस्ट्रेशन के प्रमाणिकता के 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ, यानी कि पहला थ्रो पर्सनल डिटेल, अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर ऑनलाइन हेतु लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर जो पैट का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके 2 माध्यम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण के साथ। उसमें क्या क्या आपको चाहिए? व्यक्तिगत विवरण में रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि आप यहाँ पर इस पर देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी व श्रेणी संबंधी विवरण भरकर ऑनलाइन के लिए लॉगिन कर सकता है। और दूसरा माध्यम यह है OTP के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट के 2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। यानी कि 2 माध्यम यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे हम आवेदन करने के लिए लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए 2 माध्यम यहाँ पर बताए गए हैं। ऊपर दिए गए विकल्पों में से जब आप किसी भी विकल्प के द्वारा लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो भी सूचनाएं आपने पैट एग्जाम में फिल की होंगी तो वे सारी सूचनाएं यहाँ पर अपने आप ही जो है दिखाई देने लगेंगी। जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, राज्य का नाम, उसकी श्रेणी और जो भी जन्म तिथि या जो वैवाहिक स्थिति है, जो भी आपने एंटर किया होगा, जैसे मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है, वो सारी की सारी डिटेल वहाँ पर अपने आप शो हो जाएंगे। और उसमें इसी भाग में जो अनिवार्य अर्हता शैक्षिक
अनिवार्य अर्हता है उससे संबंधित जो कॉलम है वो भी दिया होगा और उसमें यस और नो का चयन किया जाएगा। तभी जो है जो भी आगे बोर्ड और संस्था दी होगी तो उसमें उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि व प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित होगा। और इसके बाद में जब हम इसे फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद जो भी आपका पेज होगा तो उसके नीचे एंटर वेरिफिकेशन कोड होगा और वेरिफिकेशन कोड को एंटर करने के बाद सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद जो भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र होगा वो वहाँ पर शो होने लगेगा और उसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पर आपको मिलेगा। और जो भी आपने पहले फ़ोटो या हस्ताक्षर जो आपने पेट एग्ज़ाम में अपलोड किए थे तो वो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक ही दिखाई देंगे और उसमें किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वो संभव नहीं होगा। तो वहाँ पर आप उसे जो भी अभ्यर्थी का फ़ोटो है और हस्ताक्षर है उस पर व्यू करने के बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक करके अगले पृष्ठ पर जा सकते हैं। और जो अन्य विवरण हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। जो भी अन्य विवरण हैं इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो उससे संबंधित यस और नो में विकल्प का चयन करना होगा और विकल्प का चयन करने के बाद में तब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद में सबसे लास्ट में जो है एक घोषणा भी दी गई होगी, उस घोषणा पर भी हमें जो है क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद उसे भी हमें सबमिट करना है। और उसी के बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है फ़ीस का ऑप्शन भी आपको मिलेगा फ़ीस जमा करने का। तो जो भी निर्धारित फ़ीस है तो फ़ीस भी आप वहाँ पर फिल करेंगे और जो भी जिस भी माध्यम से आप फ़ीस को जो है वहाँ पर देना चाहते हैं तो उसी माध्यम से आप जो है फ़ीस भी दे करने के बाद तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए आवेदन की जो फ़ीस है वो मैं बता दूँ, जो सभी प्रकार की श्रेणी है तो उसमें आवेदन फ़ीस जो है उसमें शुल्क 0 दिखाया गया है और ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसका आवेदन फ़ीस 25 रुपये दी गई है। तो कुल मिलाकर किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी हो तो उसे 25 रुपये का ही धनराशि वहाँ पर देनी होगी। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस किस के जो आवेदन आपने जमा कर दिए हैं, जो आवेदन आपने फिल कर दिया है तो उसमें संशोधन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संशोधन करने के लिए आपको 28 तारीख के बाद में 4 तारीख तक का समय मिलेगा, यानी कि 4/2/2022 तक आप अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो वहाँ पर संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कैसे होगा? अभ्यर्थी आवेदन फीस शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके लिए अभ्यर्थी वेबसाइट की मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर पेट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाइड एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कोड दर्ज करेगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP को एंटर करने के बाद में वहाँ पर जो फॉर्म है वो प्रदर्शित होगा और तभी जो भी उसमें त्रुटियां हैं उसमें संशोधन वो कर सकता है। अब इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या क्या इसमें संशोधन, देखिए क्या किया जा सकता है। नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती या पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, अन्य 37 आरक्षण की श्रेणी या फिर जाति के श्रेणी या फिर लिंग है या फिर आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इसमें जो है संशोधन वो कर सकता है। और ये संशोधन भी 4/2/2022 तक ही अनुमन्य होगा। इसके बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, क्या किस वर्ग के लिए कितने पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, वो 3271 हैं, जनरल के लिए हैं। और जो अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 1690 पद दिए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 152 पद रखे गए हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2174 पद रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 798 पद रखे गए हैं और कुल पद 8085 हैं। तो इस तरह से जो भी आरक्षण, जिस आरक्षण में आप आते होंगे तो उस आरक्षण के हिसाब से आप अपना हिसाब लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनिवार्य अर्हता शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। यहाँ पर आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे होंगे अनिवार्य अर्हता। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इंटरमीडिएट यहाँ पर अनिवार्य अर्हता रखी गई है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं
अधिमानी अर्हता है। अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनसीसी का जिसके पास बी सर्टिफिकेट होगा तो उसे अधिमानी अर्हता माना जाएगा, यानी कि उसको वरीयता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या रहेगी। तो आयु सीमा के लिए हम देखते हैं कि आयु सीमा यहाँ पर जो निर्धारित की गई है, सारणी 1 में उल्लेखित विभाग में संबंधित पद हेतु सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा आयु उस कैलेंडर वर्ष की है जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों की विज्ञप्ति की जाए। 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तथा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष हो, यानी कि 18 से 40 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए, यानी कि जहां पर जो भी निर्धारित श्रेणी है तो उसमें वहां पर छूट दी जाएगी कि जो भी अभ्यर्थी है उसमें उसी के अनुसार जो है उनमें छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसे श्रेणी के अभ्यर्थियों की दिशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष की अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। शासन देश के दिनांक 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं तो उनके खिलाड़ियों के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और समाज के विकलांगों को उत्तर प्रदेश के अद्यतन नवीनतम विद्यमान शासन देश के दिनांक 3 फरवरी 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। जो विकलांग अभ्यर्थी है तो उनके लिए 15 वर्ष की छूट दी गई है। अब देखिए आरक्षण, यहाँ पर मैंने आरक्षण के बारे में पहले भी बताया था कि जो भी आरक्षित वर्ग है तो उनके अनुसार कितनी कितनी जो सीटें निर्धारित हैं, तो वही बात यहाँ पर ली गई है कि जो भी आरक्षित वर्ग है तो उसी के लिए जो है उसका आरक्षण दिया जाएगा। अब चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा होगी। अब विज्ञापित पदों पर चयन, सीधी भर्ती, रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 एवं कार्मिक अनुभाग इतने के अनुपालन में जो लिखित परीक्षा है, जो साक्षात्कार है वो उसमें बंद कर दिया गया है और केवल लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी। परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम आयोग की सूचना संख्या इतने दिनांक इतने लेखपाल के पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है जो नियमित है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या उसमें आएगा। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 100 यहाँ पर जो है कुल प्रश्न दिए जाएंगे। उनकी जो समय सीमा है वो 2 घंटे में करने होंगे। और क्या क्या उसमें सवाल होंगे, किस तरह के होंगे, देखिए सामान्य हिंदी होगी और गणित है, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान है और ग्राम्य समाज में विकास है। देखिए 25-25 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 4 प्रकार के और उनके जो अंक है वो भी 25-25 दिए गए हैं। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और 100 ही अंक के होंगे। उनकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे की होगी, यानी कि 2 घंटे में 100 सवाल प्रत्येक अभ्यर्थी को हल करने हैं। और जो भी उसमें मार्किंग की जाएगी तो उसी मार्किंग के हिसाब से जो है वहाँ पर जो मेरिट है वो बनेगी। उपयुक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दिए जाने हैं। जो प्रश्न पत्र के पूर्णांक का 1/4 अंक 25% होगी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर होगी। और जो भी अभ्यर्थी गलत क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करेगा, गलत आंसर अगर देगा तो वहाँ पर उसका जो अंक है वो 1/4 वहाँ से काट ले जाएगा, यानी कि 25% अंक वहाँ पर काट ले जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो देखिए समास है, पर्यायवाची विलोम है, तत्सम तद्भव है और वाक्यांश है, एक शब्द निर्माण है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये सब इसमें सामान्य हिंदी में दिया गया है। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में अंक गणित है एवं सांख्यिकी, तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणयन, संचय बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चार्ट, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्य और माध्यिका एवं बहुलक इसमें दिए गए हैं। बीजगणित की अगर हम बात करें तो लघुत्तम समावर्ती उनसे संबंधित युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम रेखा गणित की बात करें
तो रेखा गणित में त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस फिर में त्रिभुज, आयत, वर्ग, समतल, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिणाम, परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये सब चीजें जो है रेखागणित में आएंगे। और अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में देखिए थोड़ा सा बड़ा दे यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य विज्ञान इसके अंतर्गत है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिनकी किसी भी सुनिश्चित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है। तो इस तरह के जो सामान्य विज्ञान के सवाल यहाँ पर दिए गए होंगे। भारत के इतिहास से संबंधित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति एवं विशेषता, राष्ट्रवाद पर अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। अगर हम भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों से सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक जानकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित भी थोड़े सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्राम्य समाज और विकास के बारे में कौन कौन किस तरह का जो है उसमें प्रश्न मिलेंगे। तो ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास एवं भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं, इससे संबंधित प्रश्न वहां पर दिए होंगे। अब देखिए कुछ विशेष नोट यहाँ पर दिया गया है, उसे भी देखते हैं। यदि विज्ञप्ति पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। इस संबंध में आयोग की निर्णय अंतिम होगा, जो भी निर्णय होगा वो बाद में यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या इसमें सिलेबस में रखा गया है, पूरी जानकारी जो हमने इसमें देने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।